हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने सेकेंड फेज़ के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। दोस्तों, 23 मार्च से आप लोगों के सेकेंड फेज़ के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के। तो दोस्तों, फिफ्थ सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट को मैं उनके एग्ज़ाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो कि उनको एज इट इज़ उनके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आ गई हूँ आपके बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फिफ्थ सेमेस्टर के क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, जिस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कराने वाली हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को आपके एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिल सकता है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो ये वीडियो आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि प्लेटो के न्याय के सिद्धांत और आदर्श राज्य के संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, प्लेटो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं आपको कराने वाली हूँ, ताकि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं वन बाय वन करके। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो परिचय आपको कुछ इस तरीके से देना है कि प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो को केवल यूनान का ही नहीं बल्कि समूचे विश्व का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक होने का श्रेय प्राप्त है। उनसे पहले किसी ने भी राज्य, सरकार तथा व्यक्ति के संबंधों पर तर्क संगत सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया। प्लेटो का दर्शन सर्वपरिय है। राजनीतिक शास्त्र के अतिरिक्त तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र आदि विषयों पर भी उनकी देन मौलिक है। मूल रूप से प्लेटो एक आदर्शवादी थे। वह पदार्थ की अपेक्षा विचार को ही वास्तविक मानकर प्राथमिकता देते थे। प्लेटो की ये मान्यता हीगेल, ग्रीन, बोस्को जैसे आधुनिक आदर्शवादियों का प्रेरणा स्रोत बनी। आधुनिक युग की बहुत सी अन्य विचारधाराएं, फासीवाद, अधिनायकवाद, नाजीवाद भी प्लेटो के दर्शन की ऋणी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके से एक परिचय लिखना है अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। उसके बाद आपको वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। हमारा सबसे पहला पॉइंट है न्याय का सिद्धांत। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत उसके दर्शन की आधारशिला है। रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य का मुख्य उद्देश्य न्याय की प्राप्ति है। रिपब्लिक में प्लेटो न्याय के स्वरूप तथा निवास स्थान की विस्तृत चर्चा करते हैं। रिपब्लिक का प्रारंभ और अंत न्याय की चर्चा से होता है। प्लेटो ने न्याय को कितना महत्व दिया है, इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि प्लेटो रिपब्लिक को न्याय विषयक ग्रंथ कहते हैं। आदर्श राज्य में न्याय व्यवस्था की स्थापना के लिए ही दर्शन का शासन, राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था तथा साम्यवादी व्यवस्था का प्रावधान किया है। प्लेटो के अनुसार समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रकृति में प्रशिक्षण के अनुकूल अपने कार्य कुशलतापूर्वक करने चाहिए और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्लेटो तत्कालीन नगर राज्यों की बुराइयों से बहुत ही चिंतित थे। सोफिस्टोर के प्रचार के परिणाम स्वरूप यूनानी नगर राज्यों के लोग बहुत ही स्वार्थी और व्यक्तिवादी बन गए थे। उनमें नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका था। इन बुराइयों को दूर करने के लिए, राज्य में एकता तथा सामाजिक प्रतिभाव लाने के लिए प्लेटो न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के लिए डिकायोसियन शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है कंसर्निंग जस्टिस, अर्थात न्याय से संबंधित। यही प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आधार है। न्याय का आधुनिक अर्थ न्याय ये लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बंधना। तात्पर्य यह है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा रहता है। समाज सामाजिक संबंधों का समुच्चय है। हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से किसी रूप में संबंध जुड़ा रहता है। हर संबंध के पीछे दायित्व और अधिकार होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्य का पालन एक निश्चित सीमा के अंतर्गत करना पड़ता है। यही न्याय का तकाजा है।
मेरियम ने आधुनिक अर्थ में न्याय को परिभाषित करते हुए कहा है कि न्याय उस मान्यताओं और प्रक्रियाओं का जोड़ है जिसके माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को वह सभी अधिकार और सुविधाएं जुटाई जाती हैं जिन्हें समाज उचित मानता है। आधुनिक अर्थ में न्याय का संबंध कानूनी प्रक्रिया द्वारा अपराधियों को दंड देने की प्रक्रिया से हो सकता है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर न्याय के तीन पक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। न्याय का संबंध समाज की मान्यता या विचारों से है। न्याय प्रक्रिया में कानून का बहुत महत्व है। न्याय का उद्देश्य समाज द्वारा मान्य अधिकारों और सुविधाओं को जुटाना है। आधुनिक अर्थ में न्याय कानून की उचित प्रक्रिया का नाम है जिससे समाज में व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत में स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले ये बताने का प्रयास किया है कि न्याय क्या नहीं है। प्लेटो ने ये बताने के लिए न्याय क्या है, उसके निवास स्थान कहाँ है, उससे पहले उसे युग में प्रचलित तीन धारणाओं का खंडन किया है। प्लेटो की न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, विशिष्टीकरण का सिद्धांत। प्लेटो का मानना है कि मनुष्य की आत्मा के प्रत्येक तत्व का अपना विशिष्ट कार्य होता है। विवेक का कार्य नेतृत्व करना, साहस का कार्य रक्षा करना और सुधार का कार्य उत्पादन करना है। विवेक, साहस और सुधार तत्व दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग का प्रतिपादन करते हैं, अर्थात समाज का वह वर्ग जिसमें विवेक तत्व की प्रधानता होती है, शासन करने के योग्य है। साहस प्रधान वर्ग युद्ध तथा शोध प्रधान वर्ग उत्पादन करने के योग्य होता है। चूंकि प्रत्येक वर्ग का अपना अपना विशिष्ट कार्य होता है, ऐतव्य अपनी अपनी प्राकृतिक योग्यता अनुसार ही कार्य करना न्याय है। हस्तक्षेप का सिद्धांत। प्लेटो का मानना है कि आत्मा के तीन तत्वों या तीनों वर्गों का अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है। उसके अनुसार ये उचित है कि वे एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें। दार्शनिक शासक को सैनिक वर्ग एवं उत्पादक वर्ग के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार उत्पादक वर्ग को सैनिक व दार्शनिक वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप तथा सैनिक वर्ग को दार्शनिक तथा उत्पादक वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही बात आत्मा के तत्वों पर भी लागू होती है। ऐतव्य अपने अपने कार्य को निर्बद्ध रूप से करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। यदि व्यक्ति ये तीनों वर्ग या तत्वों द्वारा एक दूसरे के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाएगा तो संघर्ष और विनाश की उत्पत्ति होगी। सामंजस्य तथा एकता का सिद्धांत। प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत द्वारा राज्यों के तीन वर्गों व आत्मा के तीन तत्वों में सामंजस्य और एकता बनाए रखना चाहता है। प्लेटो के अनुसार कार्य विशिष्टीकरण और अहस्तक्षेप की नीति के द्वारा आत्मा का प्रत्येक तत्व व राज्य का प्रत्येक वर्ग अपने को संयमित रखता है एवं अपने से श्रेष्ठ तत्व की अधीनता स्वीकार करके स्व इच्छा से सामंजस्य एवं एकता स्थापित करता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत सामर्थ्यता का सिद्धांत है, एकता व सहयोग का सिद्धांत है, प्रेम और शांति का सिद्धांत है। ये न्यायनिष्ठ समाज की स्थापना का सूचक है। न्याय का सिद्धांत रचनात्मक सिद्धांत है। प्लेटो न्याय की आधारशिला पर राज्य रूपी सुंदर भवन का निर्माण करता है, जहां व्यक्ति और वर्ग एक दूसरे के साथ ऐसे एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं कि प्रत्येक संपूर्ण का निर्माण करते हुए अपने वास्तविक सौंदर्य को भी परिलक्षित करता है। न्याय राज्य के तीनों निर्माणकारी तत्वों घनिष्ठ संबंध
पैदा करता है। प्लेटो का न्याय भवन निर्माण कला से मिलता जुलता है। जिस प्रकार एक भवन निर्माण विशेषज्ञ अपने अधीन कारीगरों को अंकुश में रखता है, उसी प्रकार न्याय मनुष्य की विभिन्न आकांक्षाओं को नियंत्रित कर उनमें अनेक कार्य करने से रोकता है एवं उस कार्य की ओर प्रेरित करता है जिसे करने की उसमें स्वाभाविक क्षमता होती है। इस प्रकार न्याय का सिद्धांत एक रचनात्मक कार्यक्रम पेश करता है। स्त्रियों को समान अधिकार। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में स्त्री और पुरुषों को समान मानकर स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्रों में बराबर अधिकार प्रदान करता है। प्लेटो का विश्वास है कि स्त्री राजनीतिक एवं सैनिक कार्यों में भाग ले सकती हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे प्लेटो के न्याय सिद्धांत खत्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है आदर्श राज्य की अवधारणा। अपने सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रिपब्लिक में प्लेटो ने एक आदर्श राज्य का चित्रण किया है जिसका प्रमुख उद्देश्य न्याय की प्राप्ति है। उसके आदर्श राज्य की कल्पना अत्यंत मौलिक है। इस राज्य के चित्रण के कई कारण हैं। पहला, प्लेटो आदर्शवादी होने के नाते पदार्थ की बजाय विचार को वास्तविक मानते हैं। उनके अनुसार वास्तविकता किसी वस्तु में नहीं बल्कि वस्तु के बारे में जो भाव है उसमें है। इस तर्क के आधार पर प्लेटो मौजूदा राज्य को परिवर्तनशील, क्षणभंगुर और अवास्तविक मानते हैं। दूसरे, अपने समय की एथेंस की राजनीतिक तथा सामाजिक बुराइयों से प्लेटो चिंतित थे। उन्हें सुधारने के लिए उसने आदर्श राज्य की कल्पना की। तीसरा, प्लेटो उस समय यूनान के यूनानी नगर राज्यों के शासकों के लिए राज्य का एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे ताकि वे अपने नगर राज्यों में राजनीतिक और सामाजिक सुधार ला सकें। प्लेटो के आदर्श राज्य को सेबायन जैसे लेखक कल्पना की उड़ान मानते हैं। उसका आदर्श राज्य अव्यावहारिक है। डिनिंग इसे रोमांस कहते हैं। प्लेटो स्वयं स्वीकार करते हैं कि उसके आदर्श राज्य, जो कि दर्शन के शासन और साम्यवाद पर आधारित है, को कार्यान्वित करना बहुत ही कठिन है। प्लेटो ने आदर्श राज्य का चित्रण एक चित्रकार की तरह किया है। जिस प्रकार एक चित्रकार अपने चित्र को सुंदर बनाने के लिए इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उसकी कल्पना प्रकृति में कहीं विद्यमान है या नहीं, उसी प्रकार प्लेटो ने आदर्श राज्य को आदर्श के अनुरूप बनाने के लिए उसकी व्यावहारिकता के प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये राज्य अव्यावहारिक है जिसका नमूना स्वर्ग में तैयार किया गया है। प्लेटो जिस राज्य को चित्रित करते हैं वह सबसे अच्छे राज्य का नमूना है, राज्य जो अपने आप में एक किस्म है। प्लेटो का आदर्श राज्य एक अच्छाई का एक विचार है जो सभी कालों और देशों के लिए एक आदर्श हो सकता है। अपने आदर्श राज्य के बारे में प्लेटो स्वयं कहते हैं कि राज्य शब्दों से बनाया गया है क्योंकि मेरे विचार है कि संसार में ये कहीं भी मौजूद नहीं है। किंतु प्लेटो ने इस आदर्श के विवरण में ऐसे मानवीय मूल्य निहित हैं जो उसके राज्य को सर्वदेशिक एवं सर्वकालिक बनाते हैं। आदर्श राज्य की विशेषताएं। प्लेटो के आदर्श राज्य की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वर्ग विभाजन। प्लेटो के आदर्श राज्य में कार्य विशिष्टीकरण के आधार पर तीन वर्गों का वर्णन किया गया है। प्लेटो के अपने न्याय के सिद्धांत में भी कार्य विशिष्टीकरण और आवश्यक मानना है। प्लेटो का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें उसे दक्षता प्राप्त हो। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य की उपेक्षा करके दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करता है तो उससे समाज में अंकुशता, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप तथा अज्ञान जैसे दोषों का जन्म होता है। प्लेटो का मानना है कि प्रकृति ने मनुष्य को कुछ नैसर्गिक योग्यताएं प्रदान की हैं और व्यक्ति को उसका लाभ उठाना चाहिए। इस आधार पर समाज में तीन वर्ग, सैनिक वर्ग तथा
दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग। दार्शनिक वर्ग विवेक प्रधान होते हैं। ये समाज का सामान्य कल्याण और वर्ग संतुलन बनाए रखता है। यदि इस वर्ग के सभी लोग दार्शनिक होंगे तो ये कार्य पूरा होगा, अन्यथा नहीं। सैनिक वर्ग उत्साह तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये देश की शांति व सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। उत्पादक वर्ग धृष्टता तत्व की पूर्ति करने वाले हैं। ये वर्ग राज्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार तीनों वर्ग अलग अलग कार्य करते हुए भी एक दूसरे के अनुपूरक हैं। तीनों वर्गों के उचित सामंजस्य व सहयोग के आधार पर ही राज्य को आत्मनिर्भरता, एकता एवं स्थायित्व प्राप्त होता है। प्लेटो के अनुसार समाज की रचना इसी कार्य विभाजन के आधार पर हुई है और श्रम विभाजन का सिद्धांत भी इससे जुड़ा हुआ है। न्याय की प्राप्ति। प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय है। न्याय से प्लेटो का तात्पर्य केवल इतना ही है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक वर्ग अपने नैसर्गिक गुणों धर्म द्वारा निश्चित कार्य को कुशलता पूर्वक करे। प्लेटो राज्य को मानवीय आत्मा का विशाल रूप मानते हैं। वे आत्मा के तीन तत्व विवेक, उत्साह और तृष्णा के आधार पर समाज में दार्शनिक, सैनिक व उत्पादक तीन वर्ग मानते हैं। समाज के ये तीनों वर्ग जब अपने अपने कार्य करते हैं तो समाज में न्याय की स्थापना व प्राप्ति अवश्य होती है। प्लेटो ने न्याय को एक नैतिक भावना एवं सद्गुण के रूप में स्वीकार किया है। इसमें नागरिक कर्तव्य पालन पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। प्लेटो लिखते हैं कि नागरिकों में कर्तव्य भावना की राज्य का न्याय सिद्धांत है। आदर्श राज्य में न्याय व्यवस्था व्यक्ति व राज्य के हितों में एकता स्थापित करती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति न्याय सिद्धांत के अनुसार कार्य करेगा तो उसे पूर्ण संतुष्टि, सुख एवं प्रसन्नता प्राप्त होगी। समाज के तीनों वर्गों को अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था की गई है। इससे कार्य कुशलता में व सिद्ध होंगे तथा समाज में उचित सामाजिक सामंजस्य स्थापित करेंगे। अंततः न्याय ही आदर्श राज्य की आधारशिला व प्राण है। राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा। प्लेटो आदर्श राज्य में सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए समाज के तीनों वर्गों के लिए एक अनूठी शिक्षा योजना पेश करते हैं। इसमें उत्पादक वर्ग के लिए कोई विशेष पाठ्यक्रम नहीं है। प्लेटो की शिक्षा योजना एक ऐसे रचनात्मक साधन है जो व्यक्ति की समाज के आदर्शों एवं कार्यों के अनुकूल ढाल सकती है। इस शिक्षा का दार्शनिक वर्ग के लिए सर्वाधिक महत्व है। दार्शनिक राजा का शासन ही प्लेटो का अंतिम लक्ष्य है। उसकी दार्शनिक राजा की धारणा सद्गुण ही ज्ञान है कि धारणा का तार्किक परिणाम है। उसने सद्गुण को ज्ञान मानकर उसे सीखने की व्यवस्था अपनी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से की है। प्लेटो शिक्षा को एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं जिसके द्वारा समाज के घटक सामाजिक चेतना से परिपूर्ण होकर समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखते हैं। प्लेटो ने आदर्श राज्य के संचालन के लिए शिक्षा को एक सकारात्मक साधन माना है। उसके अनुसार सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है। ये शिक्षा प्रणाली व्यक्तियों में सामाजिकता के भाव पैदा करती है। प्लेटो ने शिक्षा को राज्य के हाथों में केंद्रित किया है। प्लेटो यूनानी परंपरा के अनुसार शिक्षा को नागरिक चरित्र निर्माण का प्रबल साधन मानते हैं। प्रोफेसर सेबियान ने लिखा है, प्लेटो का राज्य पहला और सबसे ऊंचा शिक्षण संस्थान है। श्रम का विभाजन। श्रम का विभाजन कार्यों का विशिष्टीकरण का सिद्धांत श्रम विभाजन के सिद्धांत से भी जुड़ा हुआ है। प्लेटो का मानना है कि समाज का कोई भी सदस्य स्वयं अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। समाज का कोई सदस्य अन्न उत्पन्न करता है और कोई कपड़ा का उत्पादन करता है। प्लेटो इस कार्य विभाजन को समाज की रचना का आधार मानते हैं। अंततः समाज मानवीय पारंपरिक सेवाओं का तथा
उत्पादित वस्तुओं के आदान प्रदान का एक ताना बाना है। सामाजिक व्यवस्था कार्य विभाजन पर ही टिकी हुई है। सो दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट फिनिश होते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। लास्ट में आप लोगों को एक छोटा सा निष्कर्ष लिखना है जो कि इस तरीके से है कि अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत उसके आदर्श राज्य में साकार होने वाली एक कल्पना है। प्लेटो न्याय सिद्धांत और आदर्श राज्य का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। ये एक दूसरे के बिना इन दोनों का साकार हो पाना नामुमकिन है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत आदर्श राज्य में लागू हो सकता है। सो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को एक लास्ट में छोटा सा निष्कर्ष लिखना है। एंड उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों की एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, एंड चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर है। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।